हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर फिर हाजिर हूँ वीवी कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अब मैथ का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक उसको पहले कवर किया जा रहा है। तो जैसे आप सभी लोगों का डिमांड था कि सर डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाइए, तो चलिए आज हम लोग उसी के उपलक्ष्य में वीडियो देखते हैं। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि आंकड़ा निर्वाचन। हम लोग आंकड़ा निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने हैं, जिसको शॉर्टकट में DI बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है DI टॉपिक। और DI में बस 4 तरीके के टॉपिक आते हैं, जिसको बोलते हैं पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और टेबुलर यानी कि तालिका। तो ये चारों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर माने तो पाई चार्ट होता है और बार ग्राफ होता है। टेबुलर भी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आता है। लाइन ग्राफ कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। यानी कि अगर एक नॉर्मल दृष्टिकोण से देखा जाए तो सारा चारों को चारों जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। तो सारे टॉपिक को हमें 1 बाय 1 पढ़ना है। हम लोग शुरू करेंगे पाई चार्ट से। तो पाई चार्ट से शुरू करेंगे और ये समझेंगे कि पाई चार्ट में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और बनते कैसे हैं। तो उसके बाद तो हम लोग देखेंगे सॉल्व कैसे होते हैं, मतलब बनने के बाद जो सॉल्व करने का नजरिया होगा वो हम लोग को देखना है। यानी कहने का मतलब ये है, बस जान लेना ही ये पर्याप्त नहीं होगा कि पाई चार्ट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बल्कि ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पाई चार्ट के क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, मतलब कितने आसान तरीके से लग सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे लोग बताते हैं, सॉल्व करा देते हैं। सॉल्व करना हमारा पर्पज नहीं होना चाहिए, स्मार्ट सोल्यूशन हमारा पर्पज होना चाहिए। मतलब कम से कम समय में हम उस क्वेश्चन को कर पाए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पाई चार्ट। पाई चार्ट मतलब वृत्त चित्र। वृत्त के हिसाब से चित्र दिया जाएगा और उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, तो पाई चार्ट में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है वो, जैसे मान लेते हैं एक सर्कल है। सर्कल में कुछ श्रेणीबद्ध आपको ऐसे दिया रहेगा, कुछ भी दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज मेंशन रहेगा, 20%, 25%, ऐसे जो भी दिया रहेगा। 25%, यहाँ पे 45%, 50, मतलब ऐसे, मतलब 15%, मतलब टोटल जो मिला करके देखा जाएगा तो कितना होगा, 100% होगा। 100% को क्या करेगा, अलग अलग तरीके से मेजर कर लेगा। वो जो सेकेंड होता है वो ऐसे सर्कल ही तो रहेगा। पाई चार्ट मतलब सर्कल ही रहेगा। यहाँ पे भी अलग अलग मतलब कैटेगरी बनाई रहेगी, बट यहाँ पे परसेंटेज नहीं होगा। यहाँ पे परसेंटेज है, बट यहाँ पे क्या होगा, डिग्री होगा। यहाँ पे डिग्री, जैसे मान लेते हैं कि 60 डिग्री, मान लेते हैं कि 72 डिग्री, ऐसे 72 डिग्री, और यहाँ पे मान लेते हैं 81 डिग्री। कुछ इस प्रकार का डिग्री मेंशन रहेगा। तो टोटल कितना मेंशन रहेगा, तो 360 डिग्री मेंशन रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल में कितना डिग्री होता है, तो 360 डिग्री होता है। और एक सर्कल में क्या, कहीं पे भी अगर हम मानते हैं किसी भी चीज को, तो वो 100% मानते हैं, अपने आप का 100% मानते हैं। कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है, तो 100% रहेगा। वो चाहे सर्कल रहे, चाहे वो कुछ भी किसी भी तरीके का चित्र रहेगा, तो 100% ही रहेगा। बट सर्कल है अगर, तो वहां पे डिग्री अगर एज्यूम करेंगे तो वहां पे 360 डिग्री हमें लेकर के चलना पड़ेगा। 360 डिग्री के हिसाब से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग 2 तरीके के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और फिर यहाँ से ये मतलब डिग्री वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एक बार हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, फिर दूसरी बार हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, फिर तीसरी बार जब करेंगे तो परसेंटेज से ही करेंगे, बट थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं आज आप लोग कितना सीख पाते हो। फिर उसके बाद बचा हुआ पार्ट हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं। सबसे पहला पाई चार्ट, जिसको बोलते हैं वृत्त चित्र। और वृत्त चित्र में सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं वो हम लोग अभी देखते हैं। चलिए, जैसे कि आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा, ये क्वेश्चंस क्या है मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई एक शोरूम है, या कोई शॉप मान सकते हैं, या फिर मतलब कोई एक छोटा मोटा मतलब दुकान मान सकते हैं। तो जैसे कहने का मतलब है, वहां पे ये दर्शाया गया है कि उस छोटे से दुकान या शोरूम जो भी आप मानते हो, उसके पास
कुछ इस प्रकार के ब्रांड के जूते हैं, मतलब कि पूमा का जूता है, बेंस का है, एडिडास का है, रिबॉक का है और नाइक का है। तो 5 कंपनी के उसके पास जूते हैं और टोटल जूतों की संख्या कितनी है, तो वो है 1200। अब उसके ऊपर क्वेश्चंस आपसे मतलब बहुत मतलब 3 4 5 6 जो भी बनता है उस तरीके के मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मतलब किसी किसी एग्जाम में डीआई से अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो कभी 2 आता है तो कभी 3 आता है, कभी कभी तो बैंक वगैरह में देखा गया है कि 5-5 क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब अलग अलग एग्जाम के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चंस सेट होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें सीसेट में तो 1 से 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई एक फिगर रहेगा तो इस हिसाब से होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जैसा कि बुक में ये क्वेश्चंस है, तो बुक में सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रीबॉक के उसके पास कितने जूते हैं। तो रीबॉक के उसके पास कितने जूते हैं, यहाँ पे मेंशन है 23%। मतलब टोटल जूतों की संख्या जो है वो 1200 है। टोटल जूतों की संख्या 1200 है। अगर रीबॉक की निकालनी है तो 1200 और रीबॉक का परसेंटेज कितना है, तो 23 है। तो 1200 का 23% अगर हम निकाल लेते हैं तो टोटल रीबॉक की जूतों की संख्या आ जाएगी। ये चीजें मानते हैं आप। तो चलिए देख लेते हैं। तो 1200 का 23% मतलब डिवाइड बाई 100। अब इसको काट दीजिए तो 12 से गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 276 जूता आ जाएगा। 12 दूना 24 3 36, सॉरी 24 3 27, यानी कि 276 जूता उसके पास किसका है, रीबॉक का है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, तो ये कह रहा है कि उसके पास सबसे ज्यादा जूतों की संख्या कौन सी ब्रांड का है। तो सबसे ज्यादा जूतों की संख्या कौन सी ब्रांड का है, ये हमें जूतों की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है कि निकाल के हम चेक करें 1 बाई 1 और देखें कि किसका सबसे ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि जिनका परसेंटेज वैल्यू ज्यादा होगा उन्हीं की जूतों की संख्या भी ज्यादा होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि एडिडास का जो है वो 25% है। कितना है, 25%। सबसे ज्यादा यहीं पे है, यानी कि एडिडास के जूतों की संख्या जो है 25% है। तो उसका संख्या भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आपसे ये पूछा जाता कि सबसे ज्यादा वाले जूतों की संख्या बताइए, तो सबसे ज्यादा जूतों वालों की संख्या है 25%, यानी कि टोटल का 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 1200 का 1/4 करेंगे तो 300 आ जाएगा। आपका वही क्या होगा, आंसर होगा। एडिडास का जूता सबसे ज्यादा है तो एडिडास का आप निकालेंगे, 1200 का 25% कर देंगे। तो 1200 का 25% करने का मतलब हो गया सीधा सीधा कितना, 300। यानी कि उसके पास सबसे ज्यादा ब्रांड वाले कौन से जूते हैं, सॉरी सबसे ज्यादा किस ब्रांड के जूते हैं, तो एडिडास के जूते हैं। और कितने जूते हैं, तो 300 जूते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीबॉक और नाइक के जूतों की संख्या का अंतर कितना है। तो रीबॉक और नाइक के जूतों की संख्या का अंतर कितना है, तो ध्यान से आप देखिए। अब हमें ये कतई नहीं करना है कि एक बार रीबॉक की जूतों की संख्या निकालें 276 और एक बार नाइक के जूतों की संख्या निकालें 18%, फिर उनको हम घटाएं तब उसका अंतर आएगा। हमें ये कतई नहीं करना है, ये समय हमें एग्जाम में बचाना है। हमें बस ये देख लेना है कि इनके परसेंटेज का कितना अंतर है। यदि इनके परसेंटेज का अंतर जितना भी होगा उतना परसेंट हम टोटल का निकाल देंगे तो वो क्या होगा, वो टोटल उनके अंतर निकल के आ जाएगा। यानी कि नाइक और रीबॉक के जूतों का अंतर निकल के आ जाएगा और वही क्या होगा, आपका 100% आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो नाइक और रीबॉक का परसेंटेज का अंतर जो है, अब देखिए नाइक और रीबॉक के जूतों का जो अंतर है परसेंटेज का, वो 23 - 18 है। यानी आप कह सकते हैं कि 5% है। कितना है, तो 5%। तो संख्या कितनी हो गई, तो टोटल का 5%, यानी कि 1200 का 5% निकाल लीजिए आप। 1200 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी कि 12 × 25 = 60। सीधे हम बोल देंगे कि कितना हो जाएगा, 60 आंसर हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कितने बेहतरीन तरीके से, कितने नॉर्मल वे में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन हो गया। और अगर बात करें कि और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो सबसे मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होगा
कहेगा सभी जूतों की औसत संख्या कितनी है, सभी जूतों की औसत संख्या कितनी है, ये आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रहे, अगर इस कंडीशन में अगर फिगर आपको यहाँ पे दिया है और अदर खर्चे यहाँ पे मेंशन नहीं है, यानी कि अदर ब्रांड नहीं मेंशन है, सिर्फ और सिर्फ इतना 5 जूता है और 5 जूतों का कुछ कुछ परसेंटेज लिखा हुआ है, तो ये तय है कि टोटल 100% लिखा गया होगा। आप अगर सारे परसेंटेज को काउंट करें तो वो डेफिनेटली जो है 100% ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा अगर हम देख लें कि सारे ब्रांड को लिखा गया, सारा ब्रांड ही है और उसी के ऊपर क्वेश्चंस बने हैं, और तो समझ जाएंगे हम अपने आप से, मतलब हमें ये समझ जाना होगा कि वो टोटल 100% लिखा गया है। और टोटल 100% लिखा गया है तो 100% का अगर हम एवरेज निकालेंगे, यानी कि 5 लोगों का एवरेज देखेंगे तो 1 लोगों का 20 आ जाएगा, यानी कि 100 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, जो कि एवरेज में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो 100/5 यानी कि आ गया 20, यानी कि 20% ऑन एवरेज हो गया पूरे जूतों की संख्या का। तो अगर कहेगा कि जूतों की संख्या का औसत संख्या क्या है वो हमें बताइए, तो डेफिनेटली हमें करना क्या होगा कि सीधे 1200 का 20% आप निकाल लोगे। क्या करोगे आप, सीधे 1200 का 20% निकालोगे और वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो एवरेज की अगर हम बात करें तो 1200 का 20%, 1200 का 20%, 12 गुना 24 यानी 240। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके पास ऑन एवरेज जूतों की संख्या कितनी थी, 240 थी, 240 थी, और 5 ब्रांड की जूतों की संख्या उसके पास थी, यानी कि 240 गुना 5, तो आप जान सकते हैं कितना आएगा, 1200 आएगा, जो कि उसके पास 1200 संख्या था भी। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में। अगर हम बात करें अगर इस पे कुछ और क्वेश्चंस बनेगा तो क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये कर सकता है कि सभी जूतों का अंतर पूछ सकता है, सभी जूतों का अंतर, और एक दूसरे से मैच करके पूछ सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर वो ये कह दे कि 3 हल्के ब्रांड वाले जूतों और 2 मजबूत ब्रांड वाले जूतों का अंतर कितने जूतों का है वो आपको बताना है, तो क्या करेंगे आप। हल्के ब्रांड वाले जूतों का मतलब ये कि हल्का ब्रांड वाला जूता अगर होगा तो हल्का परसेंटेज में दिया गया होगा, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन से केवल मतलब है, हमें ये दुकान से मतलब नहीं है। हम ये नहीं जानते कौन सा ब्रांड हल्का है कौन सा ब्रांड भारी है, हमें ये नहीं मालूम, बट यहाँ परसेंटेज के हिसाब से वो कह सकता है, या उनका नाम भी दे सकता है। वो ऐसे कह सकता है नाइक, पूमा और वेंस के जो जूते हैं उनका अंतर रिबॉक और एडिडास के जूतों के अंतर का कितना है या कितना ज्यादा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें ये कतई नहीं करना है कि इन तीनों का अलग अलग परसेंटेज निकालें 1200 के हिसाब से, और उसका जो एक नंबर पर्टिकुलर आएगा वो 23% इसका निकाल के 25% इसका निकाल के, और जो उसका अंतर आएगा सॉरी उसका जो नंबर आएगा दोनों को ऐड करके और पहले वाले से हम घटा करके देखेंगे कि कितना अंतर आ रहा है। ये कतई नहीं करना है। आप सिंपल बस इतना लिखेंगे कि नाइक है, नाइक के बाद पूमा है, पूमा के बाद वेंस है, तो इनका परसेंटेज कितना हो रहा है ओवरऑल, तो आप ऐसे काउंट कर लोगे। आप काउंट करो तो कितना होगा, 4 और 8 12 और 4 1 5 52% हो गया। तो जब ये 52% हो गया तो यहाँ जाहिर सी बात है कि 48% होगा, यानी कि अगर रिबॉक और हम एडिडास की बात करें तो ये कितना होगा, 48% होगा। ये पहले से पता हो गया, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है टोटल ओवरऑल 100 होना है, 100% होना है, तो 52 अगर ऊपर हो गया तो 48 नीचे होगा तभी तो 100 होगा। और इन दोनों का डिफरेंस हम देख लेंगे कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 2% का। कितना आ रहा है, 2% का। तो जब 2% का डिफरेंस आ रहा है, यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। यानी कि 1200 का 2% निकाल देंगे, यानी हम कह सकते हैं कि 24 जूतों की संख्या ज्यादा होगी किसकी, नाइक, पूमा और वेंस की। तो नाइक, पूमा और वेंस वाले ब्रांड की 24 जूते ज्यादा हैं रिबॉक और एडिडास से। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1200 का 2% यानी कि सीधे सीधे बोल देंगे 24 जूता, यानी कि 24 जूता क्या होगा, ज्यादा होगा।
तो आप समझ पा रहे हैं कि एक पाई चार्ट से कितने तरीके के, कितने मतलब तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इसमें ये कभी कभी क्या है, कंपैरिजन भी पूछ सकता है कि कौन से ब्रांड का कितना जूता ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है। तो कितना परसेंट ज्यादा है, जैसे कि अगर हम बात करें तो अगला सवाल बुक में यही दिख रहा है कि रीबॉक और नाइक में, सॉरी रीबॉक और नाइक में नहीं, नाइक और पूमा में लिखा हुआ है कि नाइक से पूमा वाला जूता कितना परसेंट ज्यादा वो आदमी अपने पास रखा हुआ है। तो यहां से देखेंगे आप तो नाइक क्या, उसके पास जूतों की संख्या 18% है और पूमा के जूतों की संख्या उसके पास 21% है। यानी कि अगर हम परसेंट के डिफरेंस की बात करें तो उसके पास 3% ज्यादा है। 3% ज्यादा क्या है, तो पूमा वाले जूता की संख्या उसके पास 3% ज्यादा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ओवर मतलब उसके पास कुल जूतों की संख्या का कितना परसेंट अधिक है, मतलब नाइक वाले जूतों से पूमा वाले जूतों की संख्या कितना परसेंट अधिक है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूं इस तरीके का क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो पहली बात तो आप नाइक के जूता और पूमा के जूता का कंपैरिजन करिए तो पता चलेगा कि नाइक के जूतों की जो संख्या है वो 18% है। वो कितना है, 18% है। और जो पूमा की जूतों की संख्या है वो 21% है। तो आप देखेंगे पूमा की जूतों की संख्या 3% ज्यादा है। तो जब 3% ज्यादा है तो हम लिखेंगे 3 किससे ज्यादा है, तो नाइक के जूतों की संख्या से ज्यादा है। तो 3/18 आप कह सकते हो कि सर ये तो 1/6 आ गया, 1/6 आ गया। और 1/6 हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुके हैं परसेंटेज वैल्यूज की क्या होती है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो सर 16 सही 2/3% या 16.66%, जो भी आपके पास ऑप्शन में दिया रहेगा उस पर हम मार्क करेंगे। या नहीं आपको आता है निकालने तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 100 हो जाएगा। 100 में अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली यही आएगा और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। 2/3 को हम 0.66 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन लास्ट वाला पूछा गया है कि नाइक के जूतों की संख्या से पूमा के जूतों की संख्या कितना परसेंट अधिक है। तो आप कह सकते हो कि सर 16.66% अधिक है। तो कैसा रहा पाई चार्ट का सबसे पहला बेसिक सा सवाल, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और बताइए देखिए कि डीआई हम इतने इजी तरीके से पढ़ सकते हैं और कम से कम कैलकुलेशन में, कम से कम समय में हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब पाई चार्ट का अगला टाइप देखते हैं, जो कि क्या है, डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। तो जब डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी, हम आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं आज। और देखिए बहुत कम समय में हम क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाएंगे। तो हमें यही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम कम से कम समय में क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएं। ये नहीं कि हम क्वेश्चंस लगा ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। ये आजकल के लिए तो कॉमन सी बात हो गई है कि सारे लोग क्वेश्चंस लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। बट अगर कम समय में आप सवाल को लगा पा रहे हो, आप सारे स्टूडेंट्स को बीट कर पा रहे हो कम से कम समय में, तो आप स्मार्ट हो, अब तो आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं तो फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखते हैं और जानते हैं कि कैसा उसका बेहतरीन अप्रोच हो सकता है, सवाल लगाने का क्या नजरिया होना चाहिए एग्जाम में। चलिए, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि पाई चार्ट का दूसरे टाइप का कैसा प्रॉब्लम होता है वो आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए बार ग्राफ क्या होता है, मतलब सॉरी डीआई क्या होती है। डीआई या तो आप स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ो या फिर टीचर पढ़ाए स्मार्ट बोर्ड पे तो अच्छे तरीके से हो पाएगा। क्वेश्चंस उसमें लिखे हुए रहते हैं, वहीं पे समझा करके उसका सोल्यूशन आपको देना पड़ता है, तब जा करके अच्छे से समझ में आता है। या फिर अगर ऑफलाइन क्लास है या फिर ऐसे है विदाउट स्मार्ट बोर्ड अगर क्लास है तो पहली बात तो आपको पूरा का पूरा जो है क्वेश्चंस आपको यहाँ पे नोट डाउन करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बच्चों को समझाना पड़ता है। तो इसमें डबल काम हो जाता है, मतलब एक बार क्वेश्चंस बनाना है, फिगर उतारना है, फिर बच्चों को समझाना है। तो चलिए कोई नहीं, मैं आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से आपको क्वेश्चन डील करने आ जाए। तो चलिए देखते हैं
कि ये डिग्री वाला क्वेश्चन किस टाइप का आता है और कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूं कि एक वृत्त में कितनी डिग्री का कोण होता है, तो बेहिचक आप सारे लोग ये कहोगे कि सर 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री होता है। बट अगर हम सामान के परसेंटेज की बात करें तो कितना होता है परसेंटेज? ओवरऑल 100% ही होता है। किसी भी चीज का अगर हम पूरा का पूरा मानते हैं या मान रखते हैं, कितना रखते हैं? वो 100% ही रखते हैं। तो ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई कि परसेंटेज 100% होता है और जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री ही होता है पूरे वृत्त में, ये आप मानते हैं। यहाँ पे अन्य खर्चा लिखा हुआ है वो 31 डिग्री है। कितना है? 31 डिग्री। बाकी गोल्फ वाला जो खेल है उसमें 36 डिग्री का खर्च है। ये पूरा खर्च का दिया गया है। मैं आपको बता दूं तो क्वेश्चन क्या है कि ये पूरे क्रिकेट का पूरे खेल का खर्च है, वो खर्च कितना है? तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन पे लिखा गया है 2 करोड़ दिया गया है। अब उसके हिसाब से अलग अलग आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा और देखते हैं क्या अप्रोच होती है हम लोगों की इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। चलिए समझते हैं। तो ये जो 360 डिग्री है वो कितना होगा? तो मैं आपको बता दूं तो ये तो 100% के इक्वल ही तो होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अगर हम एक जीरो हटाने की बात करें तो यहाँ से एक जीरो हट जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें तो 18 डिग्री बराबर हो जाएगा 18 डिग्री बराबर 5% हो जाएगा, क्योंकि 2 से 36 कटेगा 18 बार में, 2 से 10 कटेगा 5 बार में। तो आप लोग एक चीज देख रहे होगे कि यहाँ पे जो रिलेशन आया 18 और 5 का रिलेशन आया। कुछ चीजें आपको याद हो रही हैं, कुछ नोटिस हो रहा है आपके दिमाग में कि सर एक चीज और बता चुके हैं 18 और 5 के रिलेशन से। अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको टीएसडी में बताया था। जब मैंने आपको टीएसडी पढ़ाया था, ट्रेन जब मैं आपको पढ़ाया था, तो वहां पे मैं 18 और 5 का रिलेशन बताया था कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। सेम अप्रोच यहाँ पे है, 18 डिग्री 5% के बराबर होता है। तो दोनों का कॉमन दिख रहा है आप, यानी कि एक चीज से हम दो चीज सॉल्व आउट कर पाएंगे, एक चीज से दो चीज हम कोरिलेट कर रख पाएंगे और करके आगे बढ़ पाएंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि 18 डिग्री बराबर 5% होता है। तो अगर आपसे कोई परसेंटेज पूछेगा डिग्री का तो आप देखोगे, पहले ये देखोगे कि क्या वो 18 के मल्टीपल में है। तो अगर 18 के मल्टीपल में मिल जाएगा तो एकदम तुरंत आप उसका आंसर दे पाओगे बहुत आराम से। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि गोल्फ में अगर 36 डिग्री खर्च होता है, तो मैं अगर आपसे ये जानना चाहूं कि गोल्फ में कितना % रुपया खर्च होता है, तो आप बहुत आराम से बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि सर 36% बराबर कितना है? 10। तो 36 डिग्री बराबर कितना है? 10% के। यानी मैं कह सकता हूं बहुत आराम से कि गोल्फ में खर्च कितना हो रहा है? 10% का हो रहा है। कितना हो रहा है? 10% का हो रहा है। आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें किसी भी डिग्री को परसेंट में बदलना है तो वहां पे आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है पेन और कॉपी की, सिवाय ये 41 और 31% के। 41 और 31 को कैसे चेंज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट। हालांकि वो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं अभी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 81 डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे? जैसे कि अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन यही लिखा गया है कि टेनिस पर जो खर्च हुआ है वो कितने % के बराबर है, ये आप हमें बता दो। तो बहुत आराम से आप बता सकते हो। कैसे? मैं आपको बता दूं। तो अगर ये 18 डिग्री बराबर अगर ये 5% के है तो आप कह सकते हो कि सर 9 डिग्री बराबर 2.5% के होगा। एकदम आराम से कह सकते हो कि नहीं? तो ये आप देख पा रहे हो कि 9 डिग्री के मल्टीपल में है, 9 डिग्री के मल्टीपल में है 9 25 45। अब यहाँ समझो आप कि 9 डिग्री बराबर है 2.5% का। किसके बराबर है? तो 9 डिग्री बराबर है 2.5% का। तो हम कह सकते हैं कि अगर 45 डिग्री होगा तो 9 से के गुना होगा, तो आप कहोगे सर 5 गुना होगा। तो अगर हम इसको पूरा का पूरा 25 माने
तो 25 का भी 5 गुना करोगे तो 125 होगा। बट यहाँ पे दशमलव अगर एक डिजिट के बाद है तो यहाँ पे भी एक डिजिट लगेगा, और आप कह सकते हो कितना 12.5%, यानी कि 45 डिग्री बराबर 12.5% आप बोल सकते हो। अगर मैं इस कैलकुलेशन को विदाउट पेन करना चाहूं तो कैसे करूंगा, मैं पहले ये जानूंगा कि 18 डिग्री बराबर यदि 5% होता है तो 9 डिग्री बराबर 2.5% होगा, और 9 के मल्टीपल में 45 है जो 5 बार का मल्टीप्लाई करने पर आता है, तो 2.5% में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.5 25 12.5 होता है। ये आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। तो जैसे कि इसमें ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है वही क्या है इसका राइट आंसर है। मतलब कि टेनिस जैसे खेलों में कितना % रुपया खर्च किया गया कुल का, तो मैं आपको बताऊं कुल का 12.5% रुपया खर्च किया गया। अगर आपसे कहीं ये जानना चाहे वो कि कितना रुपया खर्च हुआ, तो आप पूरे 2 करोड़ का 12.5% आप निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं एक बार। जहां तक हमें लगता है कि 12.5 का मतलब होता है 12.5 दूना 25, तो यानी कि आप कह सकते हो कि सर 25 लाख खर्च हुआ होगा। तो 2 करोड़ का 2 करोड़ में कितने जीरो, तो 7 जीरो होते हैं। 2 करोड़ का 12.5% निकालना है तो 12.5 यानी 125 दूना 250 होता है, और बाकी इधर से आपके 4 जीरो आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं सीधे 25 लाख। कितना कह सकते हैं 25 लाख खर्च हुआ होगा किस पे, टेनिस पे। बट आपसे वो ये नहीं पूछना चाह रहा है, आपसे बस इतना ही पूछा है कि टेनिस पर खर्च होने वाला पैसा प्रतिशत में कितना है, तो प्रतिशत में है कितना, तो 12.5% है, और यही क्या है इसका आंसर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि क्रिकेट पर कितना रुपया खर्च हुआ है, क्रिकेट पर कितना रुपया खर्च हुआ है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, तो क्रिकेट पर हम निकालेंगे कितना रुपया खर्च हुआ है। तो पहले जो डिग्री दिया गया है उस डिग्री को पहले हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद हम उसका ओवरऑल यानी 2 करोड़ का उतना % निकाल लेंगे, और उसका क्या होगा आंसर आ जाएगा। आप बहुत आराम से कह सकते हो कि सर इसका आंसर इतना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 81 डिग्री है, 81 डिग्री मतलब 9 का कितना गुना, 9 गुना, तो यानी कि 2.5% का अगर हम 9 गुना करें तो 2.5 का अगर 9 गुना ना आपको करने आए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कैसे होता है। तो 2.5 को अगर हम 2 माने तो 2 9 18 हो गया, बट 2.5 था यानी आधा और था, यानी 9 का आधा और 4.5, यानी कि आप कह सकते हो 4.5, और 18 में 4.5 और करोगे तो 22.5 होगा, यानी कि 81 डिग्री बराबर 22.5% होता है। 81 डिग्री बराबर 22.5% होता है। तो क्रिकेट पर हुआ कुल खर्च कितना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। 2 करोड़ का 22.5%, 2 करोड़ का 22.5%, 22.5 गुना होता है 450, 450 का मतलब कि 4 जीरो और आ जाएगा, क्योंकि ये आपका 2 जीरो कैंसिल होगा, 1% के हिसाब से कैंसिल होगा, 4 जीरो ये बच जाएगा। तो 225 दूना 450 और 4 जीरो ये, तो यानी कि हम बोल सकते हैं ओवरऑल कितना खर्च हुआ क्रिकेट पे। तो क्रिकेट पे खर्च हुआ कितना 45 लाख, कितना खर्च हुआ 45 लाख खर्च हुआ। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। तो देख रहे हैं आप कितना आसान सा क्वेश्चन है ये, बस आपको चेंज करने आना चाहिए। तो चेंज करने में मैंने आपको ये एक तरीका बताया कैसे चेंज करना है। आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि 72 डिग्री बराबर कितना %, तो आप बहुत आराम से कह सकते हो सर 72 का मतलब होता है कि 18 के टेबल में देखें तो 18 चौक 72, तो सीधे हम बोल देंगे 5 चौक 20%। कितना होगा 20% होगा, तो 5 चौक 20%, 18 चौक 72 तो 5 चौक 20%। अगर आपसे कोई पूछे 90 डिग्री बराबर कितना, तो 90 डिग्री बराबर आप सोचोगे 18 पच्चे 90, तो 5 पच्चे 25, आप सीधे बोल दोगे 25%। तो इतने आराम से आप बता सकते हो किसी को और आंसर भी ला सकते हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो टेनिस पर खर्च हुआ है और जो बास्केटबॉल पे खर्च हुआ है उन दोनों का अंतर कितना है, उन दोनों का अंतर कितना है।
तो टेनिस पर हुआ खर्च और बास्केटबॉल पे हुआ खर्च का अंतर कितना है वो आपको बताना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं आराम से। तो आप देख पा रहे हैं कि टेनिस पे कुल खर्च 45 डिग्री के बराबर है और बास्केटबॉल पे कुल खर्च 63 डिग्री के बराबर है। तो 9 पच्चे 45, तो 9 सत्ते 63, तो दोनों के बीच का क्या आ रहा है, तो 9 छक 54 आ रहा है। तो 9 छक 54 आ रहा है, यानी कि 9 इधर 9 इधर। तो आप बहुत आराम से घटा सकते हो कि यानी कितना आएगा, 18 डिग्री आएगा। तो देख लेते हैं, यानी कि इनका और इनका अंतर 13 में से 5 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 18 डिग्री आ गया, सिंपल। तो इस तरीके से आपको घटाने भी आना चाहिए। बास्केटबॉल और टेनिस का डिफरेंस हम देखें तो रहेगा 63 डिग्री माइनस 45 डिग्री, टोटल आ गया 18 डिग्री। तो 18 डिग्री बराबर 5% के होगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। 18 डिग्री बराबर 5% का होगा, यानी ओवरऑल का 5%। ओवरऑल का मतलब 2 करोड़ का 5%। तो ध्यान से समझिएगा कि 2 करोड़ का 5% निकलेगा कैसे। 2 करोड़ का अगर हम 10% निकालें तो 20 लाख आएगा, जाहिर सी बात है, एक जीरो ही तो कम होगा 10% में। तो जब 2 करोड़ का 10% आपका 20 लाख होता है, तो 2 करोड़ का 5% 10 लाख होगा कि नहीं होगा। अब देख लीजिए, ध्यान से समझिए, परसेंट का मतलब 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 जीरो ये हो गया, 5 जीरो बराबर आपका लाख होता है, तो 6 जीरो बराबर हो गया 10 लाख। यानी कि टेनिस पर किया गया खर्च और बास्केटबॉल पर किया गया खर्च का जो अंतर है वो 10 लाख का है। कितना है, 10 लाख का। आप कहीं ऐसा मत करने लगिएगा कि पहले टेनिस का खर्च निकालें 45 डिग्री के हिसाब से, फिर बास्केटबॉल का खर्च निकालें 63 डिग्री के हिसाब से, फिर दोनों का अंतर लें तो समझ में आएगा कि 10 लाख आ रहा है। ऐसा कतई नहीं करना है। हम देखें यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी इन तरीकों से भी हम आंसर ला सकते हैं। तो देख पा रहे हैं आप कितना मतलब आनंद आ रहा है इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में, कहीं पे अटपटा नहीं लग रहा कुछ। देखिए, तरीका अगर आपका स्मार्ट होगा तो फिर क्वेश्चंस करने में हेजिटेशन भी नहीं होगा और आपको मतलब ज्यादा बोरियत भी नहीं लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चंस करने में एंजॉयमेंट मिलेगा आपको। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और अगला लास्ट क्वेश्चन हम लोग पाई चार्ट का देख लेते हैं, पाई चार्ट का। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और फिर दूसरा ग्राफ को ही देखेंगे। दूसरे ग्राफ का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं पाई चार्ट के अगले क्वेश्चंस को। चलिए, अब जैसे आपको दिख रहा होगा ये तीसरा फिगर है, और यहाँ पे भी परसेंटेज से ही रिलेटेड क्वेश्चंस है। बट यहाँ पे वहां पे गेम था और गेम पे खर्च होने वाला पैसा था, और यहाँ पे क्या है, गेम ही है, बट ये किसी एक प्लेयर के द्वारा 6 विभिन्न देशों में खेले गए कुल प्रतिशत रनों का है। मतलब कुल रन बनाया है उसने 1600, और उन 1600 में ये परसेंटेज दे रखा है, और आपसे यहाँ पे विभिन्न तरीके के सवाल जानना चाहता है या पूछना चाहता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो वो सबसे पहला क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि जो प्लेयर इन निम्न देशों में 1600 रन बनाया है उसमें से किसी एक देश, यानी कहने का मतलब ये किसी भी देश का, जैसे आपका न्यूजीलैंड लिखा हुआ है, न्यू और जेड लिखा है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, ये इंग्लैंड है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, और ये पाकिस्तान है। तो आपसे बस इतना जानना चाहता है, ध्यान से समझिएगा, बस आपसे वो इतना जानना चाहता है कि उस प्लेयर के द्वारा बनाए गए सभी देशों में मिलाकर कुल औसत रन कितना है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी प्लेयर कहीं खेलते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि उस बैट्समैन का औसत रन रेट कितना है, मतलब कितना रन वो बनाता है। तो इन 6 देशों में जहां जहां उसने रन बनाया है, तो 6 देशों का मिला करके पूरा का पूरा उसका औसत रन कितना है। तो आप ध्यान से समझो, ओवरऑल टोटल 100% ही होना है, जाहिर सी बात है।
6 देश हैं तो डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो 100/6% के हिसाब से वो रन बनाया होगा। तो ध्यान से समझिए, तो 100/6, तो 100/6 अगर हम निकालें यहाँ से तो अप्रॉक्स में हमारा आंसर आएगा 100/6%, यानी टोटल का, यानी कि 1600 का। तो इसको हम काटें तो 50/3 आएगा। कितना आएगा? 50/3 आएगा। तो 50/3%, यानी कि ये 1600 है या 1900 है, ये नहीं समझ में आ रहा है। जहां तक हमें लगता है कि 1600 या तो 2100, जो भी होगा, ये शायद 2100 है। इसको एक बार करेक्शन कर लीजिएगा, 2100 है, 2100 रन बनाया गया है। तो अब देखिए, ये 50/3% रन उन्होंने बनाया है टोटल का। तो यानी टोटल आपका 2100 का 50/3%, प्रतिशत मतलब होता है बटे 100। अब देखिए 50 से काटेंगे तो 50 दूना 100 होता है, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21 होता है, 2 से काटेंगे तो 50 भर में, यानी कि 5 सत्ते 35, यानी कि 350 रनों का उसका एवरेज रहा है। जिस भी देश में उसने खेला है मैच, 350 के हिसाब से उसने रन बनाया है। तो 350 के हिसाब से अगर हम बात करें तो 6 देशों में मिला करके होते हैं 2100। अब देखिए ये 700 हुआ ना, तो 700 का आधा कितना? 350। तो 350 के हिसाब से वो सब देशों में रन बनाया है। अब आपसे कोई ये जानना चाहता है कि न्यूजीलैंड में कितना रन बनाया है। न्यूजीलैंड में कितना रन बनाया है? तो न्यूजीलैंड में 16% बनाया है। तो 2100 का 16%, 2100 का 16% निकाल लेंगे, वही आपका क्या होगा? आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 16 कने 16 दूना 32 और 33, तो 336 रन बनाया है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड में 336 रन बनाया है। अगर आपसे वो ये जानना चाहता है किस देश में सबसे कम रन बनाया है, किस देश में सबसे कम रन बनाया है और कितना बनाया है, तो आप कहोगे सर श्रीलंका में बनाया है। और कितना बनाया है? तो 9% ही बनाया है टोटल का। तो 2100 का 9% अब निकाल दो, आंसर आ जाएगा। यानी कि 21 नवा कितना होता है? तो आपको पता होगा 189 होता है। तो यानी कि वो श्रीलंका में 189 रन बनाया है और वहीं पे सबसे कम रन बनाया है। वो रनों की संख्या कितनी है? तो 189 है, यानी श्रीलंका में 189 रन ही बना पाया है। और अगर आपसे ये जानना चाहता है किस देश में सर्वाधिक रन बनाया है, तो आप जान लीजिए कि सर्वाधिक रन जो बनाया है वो ऑस्ट्रेलिया में बनाया है। और कितना बनाया है? 25% बनाया है, यानी ओवरऑल का 1/4 रन वो कहाँ पे बना लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया में ही बना लिया है। तो 2100 का 25% आप निकाल दो और यही क्या होगा? इसका आंसर आएगा। तो 2100 का 25% निकालिए, तो कैसे गुना करेंगे? अब देखिए, 25 से के 25, 25 दूना 50, 50 दू 52। तो ये आप कह सकते हो कि 525 रन केवल वो ऑस्ट्रेलिया में ही बना लिया था। लेकिन सब देशों में मिला करके एवरेज कितना रन बनाया था? तो 350 रन बनाया था। उसका एवरेज रन जो था सभी देशों का मिला के 350। और ये था आपका न्यूजीलैंड में रन बनाने की संख्या 336। सबसे कम कहाँ पे बनाया? तो श्रीलंका में बनाया, 9% ही रन बनाया था। तो 2100 का 9% हो गया 189, यानी 189 रन ही बना पाया श्रीलंका में। और सबसे ज्यादा रन कहाँ पे बनाया? तो ऑस्ट्रेलिया में बनाया। यहाँ पे आप लिखिएगा इसको, ऑस्ट्रेलिया में बनाया। और कितना बनाया? तो 525 रन बनाया। तो जैसे समझ पा रहे हैं आप, मतलब एकदम अलग क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से डीआई की क्वेश्चंस आते हैं। और ये डीआई में क्या है? डीआई में अभी ये केवल और केवल पाई चार्ट है। पाई चार्ट के बाद हम लोग बार ग्राफ देखेंगे। बार ग्राफ के बाद हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे लाइन वाला जो भी है, और आगे वो सब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज हम लोग बस इतना ही देखेंगे, पाई चार्ट से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और किन किन तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस। और उसके बाद हम लोग जब अगले क्लास में मिलेंगे तो सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक ही क्वेश्चन सभी टाइप के होंगे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपना स्मार्ट मेथड बताने वाला हूँ, स्मार्ट तरीका बताने वाला हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि कैसे एग्जाम हॉल में उसको अपनाना चाहिए।
वहाँ कैलकुलेशन काम नहीं आता, वहाँ पे स्मार्ट तरीका काम आता है। कैलकुलेशन करोगे तो फिर बहुत सारा समय लग जाएगा, बहुत सारा समय खर्च करके अगर एक क्वेश्चन आप लगाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि सारा क्वेश्चन छूट जाए तो फिर क्या फायदा होगा। तो चलिए जान लेते हैं अब इसमें कौन सा क्वेश्चन रह गया है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले देश में और सबसे कम रन बनाने वाले देश में का अंतर कितना है, यानी दोनों देश के में बनाने वाले रनों का अंतर कितना है वो आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे ज्यादा रन बनाया ऑस्ट्रेलिया में, सबसे कम बनाया श्रीलंका में, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, तो 25% माइनस 9%, यानी कि टोटल आ गया 16%। तो 16% की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं। 2100 का 16% अभी जस्ट निकाले थे हम लोग, कितना आया था, 336 आया था। देख लीजिए 16 करने, 16 16 गुना 32 और 33, यानी कि 336 रन की, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में बनाए गए रनों और श्रीलंका में बनाए गए रनों का अंतर कितना है, तो 336 रन है, जो कि न्यूजीलैंड में बनाए गए रनों के बराबर है। तो ये कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि किन्हीं दो देशों में बनाए गए रनों का अंतर किसी तीसरे देश में बनाए गए रनों के बराबर है, वो देश कौन सा है। सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा जाता है। तो ध्यान से समझिए, जैसे ही 16% आएगा आप कह दोगे कि सर ये तो न्यूजीलैंड में बनाए गए रनों के परसेंट के बराबर है, यानी कि जो इनका अंतर होगा वो न्यूजीलैंड में बनाए गए रनों के बराबर होगा। तो न्यूजीलैंड में भी कितना बना था, तो न्यूजीलैंड में भी बना था 336 रन, और इनके श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में बनाए गए रनों का जो अंतर है वो भी 336 रन है। तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि कौन से देश के बराबर होगा, तो वो बराबर होगा न्यूजीलैंड। ये कभी कभार आता है, हमेशा नहीं आता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि देखिए ध्यान से समझिएगा कैसे पूछेगा क्वेश्चन। कहेगा दो करीबी रनों का मान कितना है, दो करीबी रनों का मान कितना है। तो दो करीबी रनों का मान, आप समझोगे सर ये कैसा सवाल है, ये तो हमें नहीं समझ में आ रहा। करीबी का मतलब कि जैसे मान लेते हैं एक मैच में 100 रन बनाया और एक मैच में 99 रन बनाया, तो ये दोनों करीब हो गए। एक मैच में 100 रन बनाया, एक मैच में 80 रन बनाया, एक मैच में 150 रन बनाया, एक मैच में 70 रन बनाया। तब कहोगे सर करीबी रन कौन है, तब कहोगे सर 80 रन और 70 रन। ऐसे ही आपको बताना है कि वो कौन से दो देश हैं जहां पे उसने करीब करीब रन बनाया है, मतलब करीब करीब के आसपास का रन बनाया है। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। फिर जैसे कि न्यूजीलैंड में इसने 16% रन बनाया है और साउथ अफ्रीका में इसने 17% बनाया है, यानी कि इन्हीं दोनों देशों में वो बनाया जो रन है वो दोनों आप करीब के हैं। यानी कि यहाँ 16% ही रन बनाया है जो कि 336 है, यहाँ पे 17% का रन बनाया है जो कि कितना है, तो 36 में 21 ज्यादा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, यानी कि 347 रन बनाया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो बहुत आराम से। सॉरी 17 रन ज्यादा करना था ना, 17 कर दी, 7 6 13 और 3 1 4 1 5, यानी कि 353 रन। तो ऐसे निकाल सकते हैं आप। चलिए देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो साउथ अफ्रीका में कितना रन बनाया, 2100 का 17%, तो 17% कितना आ जाएगा, 17 करने 17 और 17 गुना 34, 357 रन। यहाँ पे बना 336 रन, यहाँ पे बना 357 रन। तो ये दोनों क्या हैं, करीब के हैं कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। बाकी कैसा लगा कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर बताइएगा, और कैसा लगा क्वेश्चंस समझाने का तरीका, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और बताइए कि कहिए कि V2 IAS एकेडमी में इस तरीके से मैथ्स पढ़ाया जा रहा है कि जो बहुत ही इजी लैंग्वेज में है और हम लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें और पढ़ते रहें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते रहें। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए, और नहीं समझ में आए तब भी कमेंट करिए और बताइए कि सर हमें इस पॉइंट को नहीं समझ में आया, फिर हम उसको अगले लेक्चर में जरूर उसका डिस्कशन करेंगे। मैं ये देखता रहता हूँ कि मतलब आप लोगों का कमेंट क्या आ रहा है।
अगर कमेंट में कोई कमी मिलेगी, जिस भी टॉपिक में मिलेगा, मैं उसको अगले लेक्चर में जरूर इंक्लूड करूंगा और पूरा पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखें।